Hello, 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 hello. A very warm welcome to all the book lovers out there. This is your favorite booker, Vikas Monoth, presenting to you the next part of The Henna Artist by अलका जोशी। तो दोस्तों, हम इस बहुत ही खूबसूरत नॉवल द हेना आर्टिस्ट को पढ़ रहे हैं और पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लक्ष्मी अंततः पैलेस कमीशन लेने में सक्सेसफुल होती है और कैसे उसकी बड़ी महारानी इंदिरा से मुलाकात होती है और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, मगर उसका बहुत बड़ा पहलू यही था कि लक्ष्मी को फाइनली पैलेस कमीशन मिल गया। अब आगे, जैसे ही महारानी इंदिरा ने आदेश दिया, एक सर्वेंट ने मेरा पूरा सामान उठाया और मैं उसके पीछे पीछे महारानी लतिका की कमरे की ओर चल पड़ी। वहां देखा तो महारानी लतिका लेटी हुई थी और उनके इर्द गिर्द बहुत सारी उनकी जो सर्वेंट्स हैं वो उनका ख्याल रख रही थी। एक गुरुजी थे, वो नीचे एक छोटी सी मैट बिछा के बैठे हुए माला फेर रहे थे। एक उनकी सर्वेंट महारानी लतिका को एक बुक पढ़ के कुछ पोएट्री सुना रही थी। एक दूसरी सर्वेंट पंखी से हवा डाल रही थी। तो जैसे ही मैं गई, सबने मुझे देखा तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और फिर महारानी लतिका को मैंने देखा तो उन्होंने मेरी तरफ नजरें उठा के देखा भी नहीं। बहुत ही बीमार लग रही थी वो, बहुत ही शांत, किसी में भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो मैंने धीरे धीरे उनके पैरों की थोड़ी मालिश की, उनके कलाइयों की मालिश की, धीरे धीरे उनकी मसल्स को रिलैक्स किया और थोड़ी देर के बाद मैं वहां से निकल गई। तो वहां जाते ही मैंने महारानी इंदिरा से वापस मुलाकात की और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि जी महारानी जी, ये इनका इलाज है जो संभव है, मगर उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो मैंने बता दिया कि कुछ 2-3 महीने अगर बराबर हो जाएं, उनके साथ मेरे बराबर अपॉइंटमेंट्स मिल जाएं, तो बहुत सुधार आ सकता है। तो महारानी बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे 500 रुपये का एक स्लिप लिख के दिया और कहा कि कैशियर से ले लेना। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मैं पैलेस आऊं महारानी लतिका को ट्रीटमेंट देने के लिए, प्रतिदिन मुझे 500 रुपये दिए जाएंगे। मेरी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं एक हफ्ते लोगों को मेहंदी लगा के जितना रुपए नहीं कमा सकती, वो मैं एक ही दिन में महारानी लतिका की ट्रीटमेंट करके कमा सकती हूँ। और मेरा घर जो राजनगर में बन रहा था, मुझे लगा कि अब मैं उसका भी बराबर भुगतान कर दूंगी बिल्डर को। बस यही सब सोचती मैं बाहर निकली और मालिक ने हमारे लिए एक रिक्शा पकड़ा और हम लोग चल दिए। तो बस उसी दिन से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। मानो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आने शुरू हो गए। मेरी डायरी में मानो जगह ही नहीं है, हर एक दिन बहुत सारा काम, क्योंकि महारानी को जो औरत सर्व करती है, फिर हाई सोसाइटी में सारी औरतें उसी से सर्विस लेना चाहेंगी। तो मानो होड़ सी मच गई थी मुझसे काम लेने के। मगर कुछ लोग थे जो मुझे थोड़ा सलाह भी देते थे कि मैं अपने सेहत का ख्याल रखूं, बराबर टाइम से
खाना पीना करूं। मगर बाकी औरतों में तो यही दिलचस्पी थी कि महल में क्या होता है, वहाँ पे कुशन्स कैसे हैं, वहाँ पे चद्दर कैसे हैं, सोफे कैसे लगे हुए होते हैं, कैसा खाना मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में गपशप करते लोग थकते नहीं थे और मुझसे भी पूछते थे। मगर मैं बहुत ही सतर्क रहती थी अपने जवाबों में, क्योंकि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मेरे करियर को आगे कुछ हानि हो जाए। तो मैं थोड़ा संभल संभल के चलती थी। और इन्हीं सब चीज़ों में वक्त बीत रहा था, पता ही नहीं चला। और एक दिन मैं कांता से मिलने गई, जैसे मैं रोज़ जाती थी, हमेशा अक्सर जाया करती थी मेहंदी लगाने के लिए। तो कांता बहुत ही खुश हो गई मुझे देख के और झूम के मुझे कस के गला लगा के कहा, लक्ष्मी मैं प्रेग्नेंट हो गई। कांता की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर हमने वो जो बाकी की डिज़ाइन बची थी वो भी कांता को लगाई और उसकी मेहंदी का पैटर्न पूरा किया। कांता मेरी सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद क्लाइंट्स में से एक है और वो मुझे कभी भी जज नहीं करती। मैं जो कहती हूँ वो सुनती है, मेरी बात समझती है और वो एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट है मेरी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमने ट्रीटमेंट किया, वो स्टेज बाय स्टेज हमने मेहंदी लगाई कांता के शरीर में, उसका असर फाइनली दिखने को मिला और फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इसी खुशी में मैं शाम को घर गई। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ रही थी सीढ़ियों में, मुझे मालिक और राधा बात करते हुए सुनाई दिए। तो राधा आजकल मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि उसको गुस्सा था कि मैं उसको पैलेस नहीं लेके गई। तो बस राधा की लाइफ में क्या चल रहा है इसे जानने का एक ही जरिया था कि मालिक से पूछो या फिर उन दोनों की बातें कभी मैं अचानक सुन लूं। तो मुझे ये देख के अच्छा लग रहा था कि राधा बहुत खुश है मालिक के साथ। वो दोनों एक भाई बहन की तरह अच्छी तरह से घुल मिल के बात कर रहे हैं। और राधा कांता के घर जाने के बाद और भी खुश है क्योंकि कांता उसकी अच्छी देखभाल करती है। कुछ दिन मैं महारानी लतिका को ट्रीटमेंट देती रही और थोड़े दिन के बाद मेरा इलाज कामयाब होने लगा। एक दिन रानी ने थोड़ा कुछ खाया, नेक्स्ट दिन वो मुस्कुरा के मुझे मेरे नाम से पुकारने लगी और धीरे 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 महारानी एकदम स्वस्थ होने लगी। फिर एक दिन महारानी ने मुझे बोला, लतिका ने, कि देखो तुम्हारी एक बहन भी है, हमने सुना है, वो क्या करती है? तो मैंने कहा, जी अब कुछ नहीं, अभी तो स्कूल्स बंद हैं, अभी 1-2 हफ्ते में स्कूल खुल जाएंगे तो कोई सरकारी स्कूल में देख के उसका दाखिला कराना है। तो महारानी ने कहा कि क्यों सरकारी स्कूल, तुम अपनी बहन को हमारी स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? ये सुन के मेरे होश उड़ गए क्योंकि महारानी स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और वहाँ पे सब हाई सोसाइटी, हाई क्लास की लड़कियाँ पढ़ती हैं और हम तो उसका 10% भी नहीं पे करते, फीस का पे नहीं कर पाते। तो मैंने कहा, जी वो सब ठीक है लेकिन फीस। तो उन्होंने कहा कि फीस की चिंता तुम मत करो, तुम बस अपनी बहन को यहाँ पे एडमिशन दिला दो बस। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस बहुत ही खुशी के मारे मैं बाहर निकली और मैं और मालिक जा रहे थे। तभी अचानक मैंने देखा कि हरी वहां से निकल रहा था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की और उसके पैर में से खून निकल रहा था। मुझे देखते ही समझ आ गया कि ये लड़की किसी नाच वाले की बच्ची होगी। और हरी ने हमारा रास्ता रोक के पूछा कि लक्ष्मी, मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो क्या कहने वाला है। उसकी डिमांड हमेशा पैसों की होती है। तो मैंने उसको खूब डांटा तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसा अपने लिए नहीं चाहिए, इस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, या तो तुम उसे देख के इसका इलाज कर दो, क्योंकि हॉस्पिटल
लेके जाने में बहुत खर्च आएगा। तो मैंने उस बच्ची को देखा तो उसके पैर में तो बहुत गहरा घाव था और थोड़ा वो सड़ के रस्सी सी आने लगी उसमें से। तो मैंने हरी से कहा कि देखो ये सब मैं ट्रीट नहीं कर पाऊंगी, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर उसने वापस मेरी तरफ देखा बहुत ही आशा भरी निगाहों से, और मेरे पास भी कोई चारा नहीं था क्योंकि बच्ची के पैर का सवाल था। तो मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए और मैंने कहा, जैसे वो लेने आया 1000 रुपये, मैंने कहा नहीं ठहरो हरी, पहले डिवोर्स पेपर में तुम साइन करोगे, बोलो मंजूर है। अगर तुम साइन करते हो तो मैं कल मालिक के साथ पेपर भिजवा दूंगी, तुम साइन कर देना, तभी ये पैसे मिलेंगे। तो उसने तो जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुरंत हाँ भर दी। तो मैंने उसको पैसे दे दिए और इसी तरह हमारी लाइफ चल रही थी। और राधा का भी दाखिला हो गया, वो स्कूल जाने लगी, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने लगी। और एक दिन मैंने सुना मालिक और राधा को बात करते हुए, वो लोग कुछ लिपस्टिक की बातें कर रहे थे। तो अचानक मालिक ने पूछा कि लिपस्टिक का कुछ टेस्ट होता है क्या कुछ। तो राधा ने कहा कि मुझे कैसे पता, मैंने तो कभी लिपस्टिक लगाई नहीं है। तो मालिक ने कहा झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें देखा था उस दिन जयपुर बाजार के पास, तुम लिपस्टिक लगाए खड़ी थी वहां पे। तो उसने कहा मैं कहाँ खड़ी थी। तो ऐसे ही बहुत वो आर्ग्यू करने लगे। और फिर राधा ने बोला अच्छा तो क्या तुम मुझे फॉलो करते हो, जासूसी करते हो मेरी। तो मालिक ने कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तब इस ये कर रहा था कि मैंने तुम्हें देखा है। तो मुझे लगा कि शायद कांता उसको लिपस्टिक देती होगी, मगर इतनी छोटी बच्ची को लिपस्टिक लगाने के कौन इनकरेज करता है। मैंने सोचा कि कांता से पूछूंगी, फिर मैंने सोचा छोड़ो वो कहीं बुरा मान जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी बहन का बहुत कुछ करती है। अब मैं लिपस्टिक जैसी छोटी छोटी बातों को लेके कांता से नाराज होंगी या शिकायत करूंगी तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दिन थोड़ी काम से फुर्सत मिली थी मुझे, तो मुझे लगा कि राधा से मिलते हैं, उसकी स्कूल में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा देखते हैं। तो उसके लंच आवर में मैं गई और सारी लड़कियां एकदम लाइन से आ रही थी बाहर, और मेरी बहन भी आ रही थी, मैंने दूर से देखा। तो अचानक शीला शर्मा उसका रास्ता काट के आगे भाग के अपनी कार में बैठ गई। तो मेरी बहन को बहुत गुस्सा आया, उसकी आंखों में मैंने वो गुस्सा देखा। तो मेरी बहन भी मेरे पास आई और वो शॉक थी मुझे देख के। तो मैंने कहा कि चलो आज लंच के लिए कुछ चाट खाने चलते हैं। वो फिर भी नाराज थी क्योंकि मैं हमेशा उसे चाट खाने से रोकती थी, मगर आज मैं कह रही थी। तो उसी का वो बोल रही थी कि आप तो मुझे एनकरेज नहीं करते, चाट नहीं खाना बोलते हो, फिर आज क्यों चाट खिला रहे हो। तो मैंने बोला नहीं नहीं ठीक है, कभी कभी खा लेना चाहिए, और तुम तो अब इतनी अच्छी हो, पढ़ाई कर रही हो, अच्छी स्कूल में तुम्हारा दाखिला हुआ है, तो कभी कभी रिलैक्सेशंस चलते हैं। तो मैं उसको चाट खाने के लिए लेके गई, फिर हम लोग खाना खाए और उसको मैंने एक पेन दिया। फिर वो बोली मैं ये पेन नहीं ले सकती, ये फाउंटेन पेन है, महंगा है, फिर मैं कहीं गिरा दूंगी या तोड़ दूंगी या खो दूंगी तो फिर आप मुझे डांटेंगी। मैंने कहा नहीं डांटूंगी, ले लो। तो बड़ी मुश्किल से, उसका मन तो था पेन लेने का, मगर जो ईगो था वो थोड़ा रोक रहा था उसे। फिर उसने पेन ले लिया। तो जैसे ही मैं उसको स्कूल छोड़ के वापस घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरे पीछे से एक आदमी की खांसने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे मेरा बिल्डर नाराया खड़ा था। दोस्तों कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान।
आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो उसने कहा, अरे ऐसी स्कूल में तो मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, मगर कहाँ मेरी किस्मत में उसको पढ़ाना ही नहीं लिखा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या कर रही है तुम्हारी बेटी? तो बोले वो तो शादी होने वाली है उसकी, बस वो तो एक बुड्ढा था, उसे पटा लिया मैंने। तो मैं बोला क्यों बुड्ढा? तो बोले क्या करूं, पेट से होके आ गई, अब पता नहीं उसका बाप कौन है, और पता भी होता तो पता नहीं कि वो उसे अपनाएगा या नहीं। तो उसका पेट दिखने से पहले ही मैंने जद्दोजहद करके एक उल्लू के पट्टे बुड्ढे को पटा लिया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। बस अब तो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुबारक हो आपको। तो बोले अरे लक्ष्मी जी, मुबारक से काम थोड़ी चलता है, इतने दिनों से मेरा बकाया बाकी है, फटाफट आप थोड़ा पेमेंट कर दीजिए। तब मुझे याद आया कि जो 3 महीने समीर ने मुझे दिलाए थे मोहलत के तौर पे, वो तो ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा हाँ अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 1-2 दिन और आप इंतज़ार कीजिए। तो नाराया बोला अजी 3 महीने इंतज़ार किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है देख लीजिए। जी 3 महीने के बाद आप अगर रुकती हैं तो आपका जो पेमेंट है ना वो डबल हो जाता है। और फिर वो आपने वो अंग्रेजी वाला टॉयलेट लगाने की भी बात की थी, उसका तो खर्चा कितना आता है पता है ना मैडम जी, मैं क्या अपनी जेब से थोड़ी डाल सकता हूँ, फिर मेरी बेटी का भी तो ब्याह करना है। उसके टोन से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, वो बहुत ही थ्रेटनिंग एक टोन से बात कर रहा था। अरे मैडम जी, अगर पैसा नहीं दे सकती तो कह दीजिए, मुझे कुछ नहीं है, दहेज के तौर पे दे दूंगा ये घर अपनी बेटी को और उस उल्लू के पट्टे बुड्ढे को, बस मेरा तो काम हो जाएगा। मेरे गुस्से का तो मानो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने बोला तुम जाओ, 3 बजे मुझे जयपुर बाजार में मिलना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, समीर को अप्रोच करना। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं, समीर से मैंने सिर्फ एक ही बार उधार लिया पैसा, और वो भी उसे हफ्ते 10 दिन में तुरंत लौटाया। वो 10 साल पहले जब मैं जयपुर नई आई थी। उसके बाद मैंने ना तो समीर से और ना ही किसी और से कभी भी पैसा उधार लिया, मगर आज वो नौबत फिर से आ पड़ी। तो मैं गई समीर की ऑफिस, क्योंकि मुझे पता था अगर वो अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं होगा तो पक्का ऑफिस में मिलेगा। तो जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे समीर था, और समीर ने मुझे देखते ही उसकी यूजुअल फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गई। और फिर मैंने उसको सारी बात बताई और कहा कि देखो समीर, क्या मुझे 10,000 रुपये मिल सकते हैं? तो समीर ऐसे
उठ के अपनी ड्रॉ की ओर निकला और पैसे गिन के लेके आ और मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने कहा कि मैं इसका इंटरेस्ट भी तुम्हें पे कर दूंगी। उसने कहा तुम अब जाओ यहाँ से, ज़्यादा बात मत करो। और बस मैं फटाफट वहाँ से निकली, क्योंकि अब वक्त भी हो रहा था। 3 बजे मुझे नारायण को पैसे देने थे। मेरी जल्दी इतनी थी कि मैंने देखा नहीं सामने से कौन आ रहा है, और मैं उस इंसान से भिड़ गई, टकरा गई। और जब मैंने नजरें उठा के देखा तो मेरे सामने खड़ी थी पार्वती सिंह। वो समीर साहब के वो जो दोस्त थे, उन्होंने कुछ सामान मांगे थे, उसकी डिलीवरी के पैसे लेके जा रही हूं। पार्वती ने कुछ नहीं कहा, बस जैसे कि उसे मुझे देखा ही नहीं, वो सीधा चल गई। और मैं भी जैसे तैसे एक रिक्शा पकड़ के नारायण को पैसे लौटाने चली गई। उसके अगले दिन मेरे घर पे पार्वती सिंह की एक चिट्ठी आई। उसमें यह लिखा था कि तुम्हारे सारे अगले अपॉइंटमेंट्स मेरे साथ कैंसिल। तो ऐसा एक क्लाइंट इस तरह से मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि पार्वती सिंह एक बहुत ही बड़ा जरिया थी मुझे सोसाइटी में कॉन्टैक्ट्स दिलाने के लिए। यहाँ तक कि वो महल वाला काम भी मुझे पार्वती सिंह के थ्रू ही मिला था। और बहुत सारी ऐसी लेडीज उस सोसाइटी में पार्वती सिंह के द्वारा ही मुझे जानती थी। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि पार्वती सिंह मुझसे नाराज हो गई, और वो भी एक गलत फहमी की वजह से। हालांकि समीर और मुझ में थोड़ा अट्रैक्शन था, दोनों में ही था। वो फ्लर्ट करता था और मुझे भी अच्छा लगता था, मगर हम कभी भी वो हद पार नहीं किए जिसका पार्वती सिंह शक कर रही थी। तो इस तरह से हमारा काम आगे बढ़ रहा था और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे आगे से आगे। और महारानी लतिका बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मगर फिर भी मैं कभी कभी उनसे मिलने जाया करती थी। उनके लिए कुछ तेल या और कुछ भी हर्ब्स चाहिए होते थे, तो मैं जाके डिलीवरी करती थी। तो एक दिन उसी तरह एक अपॉइंटमेंट के लिए मैं गई थी रानी लतिका से मिलने। देखा तो वो अपनी मर्सिडीज में बैठ के कहीं जा रही थी। तो जैसे ही मैं गेट पे गई, वो भी गेट से बाहर निकलने वाली थी, और तुरंत उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अरे लक्ष्मी, सॉरी मैं बोलना भूल गई, आज मैं बिजी हूँ, स्कूल जा रही हूँ, बच्चों को आज फॉक्स ट्रॉट सिखाना है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन भी वो डांस सीखने जा रही है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ, अपनी बहन को डांस करता देखोगी? मेरा मन तो बहुत किया कि मैं जाके देखूं, मगर मुझे पता था कि राधा को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो उस दिन से ही मुझसे नाराज चल रही थी। तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे थोड़ा काम है, आप चलिए, मैं देख लूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मगर आज का तुम्हारा पेमेंट लेते जाना, क्योंकि ये मेरी गलती है कि तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके पेमेंट लिया और कांता के घर चल गई, क्योंकि मेरे पास भी टाइम था और कांता एक अच्छी क्लाइंट भी नहीं, एक अच्छी दोस्त भी थी मेरी। तो मैं वहाँ पे चली गई और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो कांता ने मुझे बताया कि उसने मतलब राधा को क्या कुछ सिखाया है, कौन सी बुक वो पढ़ती है आजकल। और कांता ने मुझे बताया कि वो मर्लिन मनरो की एक मूवी देखने गए थे दोनों साथ में, और उसके बाद एक और मूवी, और बाकी उसका बोलने का ढंग कितना सुधरा है, बाकी तो बहुत ही तारीफ कर रही थी कांता। तो हम ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर का दरवाजा खुला और मालिक और राधा दौड़े दौड़े आई। तो मैंने देखा कि राधा के नाक से खून आ रहा था। तो हम लोग डर गए कि क्या हुआ। फिर हमने पूछा तो बोली कि
शीला सिंह जो उसी की स्कूल में पढ़ती है, उसी ने ऐसा किया। तो बोले कि महारानी ने फॉक्सट्रॉट के लिए लड़कियों को पैर किया और राधा और शीला को एक साथ में पैर कर दिया, मगर शीला को ये बात पसंद नहीं आई, तो जानबूझ के उसके पैरों पे पैर रख के कुचल रही थी। और एक बार तो उसने अपनी कोहनी से राधा के नाक पे जोर से मार दिया और कहा, काला कलूटा बैंगन लूटा। तो उसी चीज से उसके नाक में खून आ गया। तो फिर हम लोगों ने आइस वगैरह बहुत लगाया और ठीक किया। तो मुझे समझ में आया कि राधा और शीला के बीच में दुश्मनी थोड़े दिन से ही चल रही है। दरअसल ऐसा हुआ कि जब शीला शर्मा के घर में जो हम मंडल बनाने गए थे, उस दिन राधा और शीला में कुछ बात से विवाद हो गया था। और जब शीला नहीं देख रही थी तो राधा पत्थर उठा के उसे मारने के लिए रेडी हो गई थी। वो तो मैंने समय रहते उसे पकड़ लिया और पत्थर फेंकने से बचा लिया। मगर मुझे लगा कि शीला ने वो देखा नहीं, मगर शीला ने उसे देख लिया था और तब से दोनों में बनती नहीं है। तो इस बात का अंदेशा मुझे आज हुआ। और बस फिर राधा की स्कूल ऐसे ही चल रही थी, थोड़े दिन वो पढ़ती। और एक बार और मैंने मालिक और राधा को झगड़ते हुए देखा। मालिक ने उसे कहीं देखा तो राधा ने कहा कि मैं तो थी नहीं। फिर वही जासूसी वाली बात, फिर वही झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रही हो, वो वाली बात। फिर मालिक एकदम सॉरी बोलते हुए, नहीं राधा मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं जासूसी नहीं करता हूँ, वगैरह 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 चल रहा था। तो फिर मैंने पूछा कि क्या चल रहा है भाई, कौन झूठ नहीं बोल रहा है। तो राधा एकदम उसको घूरते हुए चली गई और मालिक ने कहा, नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही कुछ खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो मैंने भी बात को छोड़ दिया और ऐसे करते हमारे दिन बीते जा रहे थे और मेरा घर भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो रहा था। तो एक दिन हमने सोचा कि चलो अब घर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आनी बाकी है, तो घर का मुहूर्त करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। तो मालिक और राधा बहुत ही एक्साइटेड थे दोनों। तो दोनों ने बहुत सारी तैयारियां की। मुझे लगा कि बस सिर्फ शिफ्ट कर लेंगे इस घर से उस घर में और कुछ नहीं। मगर मालिक, जो मेरा कहने का तो नौकर है मगर एक छोटे भाई की तरह, उसको बहुत उत्साह था इस नए घर में जाने के लिए। तो उसने कहा, नहीं आंटी बॉस, मैं एक पंडित को रेडी करता हूँ, एकदम सस्ता पंडित, 20 रुपए वाला पंडित। तो उसने उस पंडित को रेडी किया और सारी तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। तो राधा भी अपना पैकिंग वैकिंग कर रही थी और मालिक चीजें ला रहा था पूजा के लिए, जो भी चाहिए, फूल और भी जो घी चावल जो भी चीजें चाहिए होती है, पंडित से लिस्ट लेके वो सब लेके आ रहा था। फिर हम लोग अपने घर में गए, पंडित जी आए, सब कुछ चीजें रेडी हुई और मालिक ने पास वाले सभी पड़ोसियों के घर पे मिठाई का डब्बा लेके जाके सबको इनवाइट किया घर के फंक्शन के लिए। और उस दिन सुबह से ही लोगों का तांता बस लगा रहा, लोग आने लगे। पंडित जी अपनी पूजा शुरू कर चुके थे और देखते ही देखते बहुत ही एक उत्सव भरा माहौल शुरू हो गया था घर में। दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल saktech.in, SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी एक क्लिक में
खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू बुक वर्ल्ड with me, your favorite bookworm Vikas Munoth, and in this episode we are listening to the fourth part of The Henna Artist by Alka Joshi। तो राधा वैसे तो बहुत खुश थी, मगर मुझसे अभी भी ज्यादा बात नहीं करती थी वो। और अचानक एक कार की हॉकिंग सुनाई दी। मुझे लगा कि कार में कौन आया होगा, तो देखा तो कांता और मानो आए। जैसे ही कांता को देखा, राधा की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो एकदम झूम के गई उनको अंदर लाने के लिए। तो उसे देख के मुझे एक जेलस सा फील हुआ कि मेरी बहन कभी मुझे देख के तो इतनी खुश होती नहीं। तो ऐसे सोच में डूबी हुई थी, मगर जैसे गेस्ट आने लगे तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला उस दुख से, उस जेलस फीलिंग से। तो मानो, कांता और मिस्टर एंड मिसेस पांडे, अयंगार, सब लोग आए। सब बहुत अच्छी तरह से उस गृह प्रवेश में शिरकत करके गए। और सब जाने के बाद मालिक भी जो बची कुची मिठाई सब थी वो लेके चला गया अपने दोस्तों के साथ। और मेरी बहन राधा फंक्शन में 2-3 बार टॉयलेट जाके आ रही थी बाहर, और मुझे लगा कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर पता चला कि उसको उल्टी हो रही थी। तो वो 2-3 बार ऐसे गई, और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ बहुत ही टायर्ड होके वो लेट गई। मैंने कहा, क्या हुआ राधा? बोले, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, थोड़ी थकान महसूस हो रही है। तो ठीक है, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो उसको थोड़ा हर्बल टी पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो रात को मैं मोमबत्ती तो मिल गई थी मुझे, मगर वो माचिस नहीं मिल रही थी, तो माचिस ढूंढ रही थी। और मैं सोच रही थी कि कैसे मैं सैशेस जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं उनका एक बिजनेस लेके जयपुर आई, और मेहंदी साथ साथ में मेरा कारोबार कैसे बढ़ा। और जैसे मैंने ये सैशेस के बारे में सोचा, मुझे राधा की याद आने लगी। राधा बहुत ही टायर्ड फील कर रही थी, उसे उल्टियां हो रही थी। मगर जब वो सो रही थी अभी, तो मैंने देखा उसके चेहरे पे वो थकान नहीं थी, मगर बहुत ही एक खुशी और एक सुकून था। तो मुझे बात हिट हुई, कहीं मेरी राधा प्रेग्नेंट तो नहीं है? तो मैंने सारे सिम्टम्स, उसके हाव भाव, उसकी गतिविधियां, सब कुछ मैंने मतलब सोचने की कोशिश की कि वो क्या कर रही, समझने की कोशिश की कि आजकल के दिनों में वो कैसी चलती थी, क्या करती थी, कैसे बात करती थी। तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मगर कौन हो सकता है जिसने राधा को प्रेग्नेंट किया? किसने उसके भोलेपन का फायदा उठाया? कहीं हरी तो नहीं? हरी पे मुझे हमेशा से शक था, क्योंकि जब राधा आई थी तब भी उसके आर्म्स पे मैंने थोड़े मार्क्स देखे थे, तो मुझे लगा कि कुछ गिरी होगी कहीं पे कुछ। मगर अब मुझे लग रहा है कि कहीं हरी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की। तो फिर मैं बस वहीं से उठी और बिना कुछ सोचे, ना कुछ समझे, बिना अपने आप को ठीक किए, बस जैसे कपड़ों में जैसे थी बस भागी जा रही थी। और मुझे पता था कि मालिक कहाँ रहेगा। मैं गई तो मालिक बस स्टैंड पे अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था।
और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे पता चल गया था कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो तुरंत वो अपनी सिगरेट फेंक के मेरे पास आया। आंटी बॉस क्या हुआ? मुझे हरी के पास ले चलो मालिक। ओके आंटी बॉस। तो क्योंकि सिर्फ मालिक को ही पता था कि हरी कहाँ रह सकता है या कहाँ मिल सकता है एटलीस्ट। तो उसने एक दो दुकान पे पूछा और फिर मुझे लेके गया। संकड़ी चौड़ी लंबी पतली सारी गलियों से गुजरते हुए हम लोग एक बहुत ही कोलैप्सिंग सी बिल्डिंग में जाके रुके। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बराबर नहीं थी। मालिक ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके एक रूम को नॉक किया, अंदर देखा, फिर मुझे कहा हाँ आंटी बॉस आ जाइए यहीं पे। तो मैं अंदर गई तो वहाँ देखा कि दो लोग ताश खेल रहे थे और एक तीसरा बंदा वहाँ पे एक चारपाई पे लेटा हुआ था। तो जैसे ही मुझे देखा वो ताश खेलने वाले वहाँ से भाग गए और चारपाई पे मैंने देखा हरी लेटा हुआ था, वो सो रहा था। मैंने हाव देखा ना ताव, शुरू कर दिया उसको लात घूसे मुक्के मारना। और जब तक उसको कुछ समझ में आता उसके नाक से खून बह रहा था और उसके पेट में तो मैंने बहुत सारे लात घूसे मार दिए थे, तो बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको न जाने कैसी भद्दी भद्दी गालियां दी जो मैं अभी सोच भी नहीं सकती। तो चारपाई से मैंने उसे नीचे गिराया, फिर उसे बहुत मारा और फिर जैसे ही मैं थोड़ा टायर्ड हुई, हरी फट से उठ के मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा बस, क्या हो गया तुम्हें, क्या चाहिए? तो मैंने उसको राधा के बारे में बताया। तो उसने कहा लक्ष्मी, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं राधा के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूं? मैंने तुम्हारी बहन को छुआ तक नहीं है, हालांकि उसने ऑफर किया था। क्या ऑफर किया था? हाँ, जब वो गांव में मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा कि तुम मुझे मेरी जीजी के पास ले चलो, उसके बदले में तुम मेरे साथ जो कुछ चाहो कर लेना। मगर मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ लक्ष्मी, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बोला अपनी माँ की कसम मत खाओ, क्योंकि मुझे पता था मेरी सासू माँ एक देवता समान औरत थी और हरी जो एक नालायक इंसान, वो क्या किसी की कसम सही खा सकता है? वो तो कोई भी झूठी कसम किसी का भी खा सकता है। तो उसने कहा नहीं लक्ष्मी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा तुम मुझे 15 साल पहले छोड़ के आई। जब तुम गई तो माँ को बहुत धक्का लगा और माँ ने जितने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी नहीं थे। जैसे ही तुम गई, माँ ने अपने पैसे को ढूंढा और अपने वो डब्बे में देखा जहाँ पे वो पैसे रखती है, वहाँ पे देखा तो पैसे ही नहीं थे। तो माँ ने तुम्हें चोर करार नहीं दिया। माँ रोई नहीं पैसे के लिए, बस उन्होंने एक ही कहा शाबाश बेटी, क्योंकि माँ को भी लगता था कि तुम कैसे भी वहां से बच के चली जाओ, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करता था। मगर लक्ष्मी क्यों? तुम अपने बच्चे को क्यों गिरा दिया तुमने? मैंने कहा क्या? हरी बोला मुझे पता है, जिन औरतों को अबॉर्शन के लिए माँ चाय बनाती थी, उस चाय को रात को तुम भी पिया करती थी। मैंने तुम्हें देखा है 1-2 बार। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं लक्ष्मी। तुमने अपने बच्चों को क्यों होने से पहले ही मार डाला? तब मुझे समझ में आया, अच्छा तो इसी वजह से मुझे इतनी मार पड़ती थी हरी से। मगर मैं भी क्या करती, मैंने सारी औरतों का दुख देखा था। बच्चा पैदा करती जाती थी
कुछ रह जाते, कुछ मर जाते। उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं होती कि वो कुछ काम कर पाएं। और दिन भर बेचारी यही दुआ करती थी कि जब शाम को उनके पति आए तो कुछ थके हारे आए, ताकि बेड में उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके। तभी सासू जी ने उन औरतों के लिए कॉटन बाग वाली चाय बनानी शुरू की और मुझे भी सिखाया कि कैसे इन औरतों की मदद कर सकते हैं उनके अबॉर्शन को प्रिवेंट करके। तो रवि कहने लगा, जब तुम चली गई लक्ष्मी तो माँ ने मुझे ये सारे ट्रीटमेंट सिखाए। माँ ने बताया कि मैं इन औरतों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैं कुछ दिन माँ की हेल्प करता था, मगर जब माँ चल बसी तो औरतें मेरे पास आती थी अपनी शिकायतें लेके, तो मैं उनका ट्रीटमेंट करता था। हाँ, तुमने मुझे उस लड़की के साथ देखा, वो एक नाच वाले की लड़की थी। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ वापस एक हो जाऊंगा, हम लोग एक होके वापस शुरुआत करेंगे, क्योंकि राधा ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। इसीलिए मैं बहुत खुश होके आया लक्ष्मी। मुझे लगा कि जयपुर में हम एक नई शुरुआत करेंगे। फिर मुझे असलियत पता चली तो मैं बहुत दुखी हो गया था। तो इसलिए हाँ, मैं वो नाच वालियों के पास गया था 1-2 दिन। मैं भी क्या करूं, अकेला था लक्ष्मी। मगर फिर मैंने उनकी जिंदगी देखी तो मुझे लगा कि ये भी उन्हीं औरतों की तरह बहुत सारी जुल्म सहती हैं। जो इनके क्लाइंट्स हैं वो कभी कभी इनको बहुत मारते हैं। कुछ लड़कियां तो प्रेग्नेंट हो गई हैं और थोड़े दिन में डिलीवरी भी हो जाएगी उनकी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माँ की तरह इनका इलाज करूं। और मैं बस यही करता हूं लक्ष्मी। मैं बहुत सुधर गया हूं। मैं जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरी नहीं हूं अब तुम भी तो देखो कितनी बदल गई हो। जब तुम बदल सकती हो, तुम अच्छी हो सकती हो, ऊंचाइयों को छू सकती हो, क्या मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता? तुम बताओ। मेरा सर घूम रहा था। मुझे उसकी बातों पे थोड़ा विश्वास तो होने लगा, मगर मेरा पूरा ध्यान अभी राधा की ओर था। तो बस मैं उसे वहीं पे बोलता हुआ छोड़ के वहां से भागी भागी अपने घर गई तो देखा राधा जाग चुकी थी नींद से। तो मैंने राधा से बात की। तो मैंने राधा को बोला कि देखो राधा, तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ मत। तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, राधा तुम एक औरत हो। कोई मर्द तुम्हारे साथ कुछ भी गलत काम करता है तो उसका बहुत बुरा परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ सकता है अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो जैसे ही मेरी आंखें उसके पेट की ओर जाने लगी, राधा को समझ आ चुका था कि मैं क्या कह रही थी। तो राधा ने कहा, हाँ जीजी, मगर वो मुझसे प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे जीजी। मैंने कहा, वो कौन है? राधा कुछ नहीं बोली। तो मैं सोचने लगी, कौन हो सकता है? क्या मिस्टर पांडे हो सकते हैं, या फिर समीर हो सकता है? नहीं, मगर समीर का टेस्ट तो मिलता नहीं है। वो तो विधवा औरतों को चूज करता है जो उम्र में छोटी हो, क्योंकि उनके साथ कोई रिस्क नहीं रहता। उनको समीर बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करता था और वो भी उसको खूब एंटरटेन किया करती थी। मगर राधा तो बहुत छोटी 14-15 साल की बच्ची है, समीर नहीं कर सकता। तो कौन हो सकता है? कहीं स्कूल का वो बुढ़ा वॉचमैन तो नहीं? मालिक? नहीं, मालिक तो उसका छोटा भाई जैसा है। उसको दीदी की तरह ट्रीट करता है, हालांकि वो उसको कहता छोटी बहन है। तो कौन हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला, देखो राधा, जो हो चुका है सो हो चुका है। अब तुम ज्यादा सोचो मत। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी हो सकती है। तुम ये बात किसी को मत बताना। अब मैं तुम्हारे लिए एक चाय बना रही हूँ, तुम बस उसे पी लेना।
2-4 कप कल सुबह तक पियोगी, बस तुम पहले जैसी हो जाओगी। उसने कहा, जीजी आप दूसरी औरतों की तरह मेरी प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट नहीं कर सकती। मुझे तो ये बच्चा चाहिए, हालांकि हम दोनों को चाहिए, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे इस बच्चे के साथ, वो मुझसे शादी कर लेगा, उसने कहा है। तो मैं बहुत ही गुस्से में, मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, ये चाय तो मैं तुम्हें पिला के ही रहूंगी। तो हमारे बीच बहुत कहा सुनी हुई और फिर अचानक वो वहां से भाग गई आधी रात को। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कहाँ ढूंढूं। ऑटो रिक्शा तो कुछ था नहीं, तो वो भागेगी तो कितनी दूर भागेगी और कहाँ जाएगी। फिर मुझे लगा कि शायद वो कांता के पास जाएगी। तो अगले दिन सुबह जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और अगले दिन सुबह जैसे ही मालिक आया तो मैंने उसे तुरंत कांता के पास भेजा, एक चिट्ठी लिख के। थोड़ी देर में गाड़ी में बाजू कांता और मालिक को लेके आया। तो अंदर जैसे कांता आई तो उसने कहा कि चिंता मत करो लक्ष्मी, राधा मेरे पास ही है। और वो बहुत रोने लगी। कांता को लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से है कि आज राधा प्रेग्नेंट है। काश वो नॉवेल्स, वो मूवीज, वो कपड़े, वेस्टर्न कपड़े, काश राधा वो सब नहीं पहनती, नहीं देखती, नहीं पढ़ती, तो शायद वो अभी भी अपनी इसी छोटी सी दुनिया में खुश रहती। ये सब चीजें देखने के बाद शायद उसके दिमाग में वो सब बातें सही होती है, ऐसा उसको लग गया। जैसे किताबों में होता है, जैसे फिल्मों में होता है, उसे लगा जिंदगी शायद ऐसे ही चलती है। शायद इसीलिए उसने किसी गलत मर्द की संगत में आके ऐसा काम कर लिया। तो मुझे पता नहीं कि मैं अपने आप को संभालूं कि कांता को संभालूं। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। तो मैंने पूछा, ठीक है कांता, मगर क्या उसने बताया कि उसके बच्चे का बाप कौन है? तो उसने कहा कि नहीं, वो बोले कि वो दोनों को साथ में रह के ही बताएगी। तो हम उसके घर गए, देखा राधा बैठी हुई थी वहां पे, बहुत ही शांत। फिर हमने उसे जैसे तैसे पूछा कि बोलो क्या हुआ। तो बोले कि मैं रोज जयपुर पोलो क्लब की ओर जाती थी कांता आंटी के घर जाने के लिए। उसी रास्ते से वो रोज वहां पे अपने घोड़े पे सवार पोलो खेला करता था। तो एक दिन वो अपने घोड़े को बांध रहा था और उसने मुझसे बात की। उसने कहा कि वो अपनी स्कूल में एक शेक्सपियर ड्रामा कर रहा है और उसने मुझे पूछा कि क्या मैं उसके साथ रिहर्स कर सकती हूँ। तो वैसे हम लोग रिहर्स करने लगे, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। और फिर एक दिन उसने बोला कि तुम बिल्कुल मधुबाला की तरह लग रही हो। मुझे इतनी सुंदर कोई लड़की लगी ही नहीं आज तक। काश मैं अपने सारे दिन, सारी रातें तुम्हारे साथ गुजार दूं। मुझे तो तुम्हारे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है दिन में। मैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और मुझे पता चलना था कि वो कौन था। फिर राधा बोलने लगी, मगर मैंने उससे कह दिया जीजी कि उस दिन हॉलिडे पार्टी में तुमने मुझे बहुत बदनाम किया। तुम्हारी मम्मी ने मुझे उल्टा सीधा सुनाया, गलत इल्जाम लगाए मेरे ऊपर। मगर उसने कहा कि नहीं, ये सब तुम्हारी जीजी तुम्हें बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीजी तुमसे जलती हैं, उनका उस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो ये नहीं चाहती कि तुम एक शुरुआत करो लाइफ में, किसी के साथ प्यार करो। तो राधा की ये सब बातें सुन के मुझे समझ में आ गया था कि उस बच्चे का पिता और कोई नहीं बल्कि पार्वती सिंह का बेटा रवि सिंह है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। इसके आगे क्या हुआ? क्या रवि और राधा की शादी हुई, या इस अनएक्सपेक्टेड यूनियन से
लक्ष्मी की प्रॉब्लम्स बढ़ी और कांता और मानू की लाइफ में और क्या मोड़ आए, ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए आप बस एक और हफ्ते का इंतजार कीजिए और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हाँ, आप अगर मुझे कोई सुझाव या कुछ सजेशंस, फीडबैक देना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी और कॉल मी एट 9840478204 और मेरा ईमेल आईडी है vikas.munot@yahoo.com। So till then, until we meet next week, take care, bye-bye. Keep listening to Radio Udan again, a flight of life.